नमस्कार, देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत में गौरी वर्मा। वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी बस्ती की, जहां के पैकोलिया में पीड़ित परेशान, दोषियों पर नई कार्रवाई। आगे बात करेंगे कैमूर की, जहां दुर्गावती में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की हुई मौत। और बात होगी सहारनपुर की, जहां जिला कारागार में 2 बंदियों की उपचार के दौरान हुई मौत। तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बस्ती जनपद के पैकोलिया थाना क्षेत्र के मुइली गांव निवासी रेखा पत्नी संजय कुमार ने सीओ हरैया को एप्लीकेशन देकर अपने पति के मृत्यु हो जाने से पहले चोट पहुंचाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधिकारियों को गुहार लगा रही हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। भाजपा सरकार महिलाओं के लिए तमाम नियम और कानून बना रही है, लेकिन रेखा और उसके 11 साल के बच्चे को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। बाबू, आपका क्या नाम है? अंकुर निषाद। खुशांग बोलो। खुशांग निषाद। क्या मामला है बाबू? मेरे पापा को मेरे बड़े पापा के लड़के और मेरी दादी ने मिलके मार दिया और लाशा कुछ पता नहीं, लापता है। आपके कौन थे? मेरे पापा थे। का मामला क्या है? हमारा मामला यही है सर कि मैं मैके थी, हमारे आदमी को दारू पिलाया गया, पिए। हमारे जेठ का लड़का सूरज संजय को दारू पिला के मार दिए। रात को 7 तारीख को मारे, 8 को भर्ती ले गए हरिया से रिफर करके बस्ती गए, बस्ती से गोरखपुर ले गए, गोरखपुर उसको खत्म कर दिए। उसके बाद घर पे लाश भी नहीं लेके आए इन लोग, मुझे खबर भी नहीं दिए, फोन नहीं करे। उसके बाद में मैं आई कल मुझे मारने का धमकी दिए। मेरा लड़का छीन रहे थे सब लोग मिलके, ननद सास है, ननद की लड़की, सब लोग गाली दे रहे थे। मैं अपना लड़का छीन के लेके भागी, घर में रहने नहीं देते मुझे, मैं क्या करूं? जान की धमकी देते मारने के लिए, मैं कहाँ जाऊँ, किसके घर पे रहूँ? आप एप्लीकेशन दिए? मैं एप्लीकेशन पैकोलिया थाने पे डाली, कोई नहीं गया। हरैया डाली, उधर से मुझे सुनवाई कुछ नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? आपका क्या नाम है? रेशमा देवी। गाँव क्या है? मोइली महादेवा। कब का हादसा है? 8 तारीख का, 7 को मारे, 8 को खत्म कर दिए। थाना क्या है? पैकोलिया। बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सोनी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां दुर्गावती थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर उसरी गांव के पास सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक दुर्गावती थाना क्षेत्र के बिछिया गांव निवासी स्वर्गीय राजनीति राम के 58 वर्षीय पुत्र चंद्रमा राम, जो अपनी पत्नी पूर्व जिला परिषद सदस्य गीता देवी के साथ बाइक से सदर अस्पताल भभुआ में अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए आ रहे थे। तभी बनारस की तरफ से आ रहे बस ने बाइक सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तो वहीं पूर्व जिला परिषद सदस्य गीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा परिजनों को जानकारी दी गई। जहां घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। मौके पर परिजन के साथ पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। इस संबंध में परिजनों ने सड़क दुर्घटना के तहत जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग भी की है। बताइए, कहाँ आज बनी, क्या मामला है? ये मामला हम लोग सदर अस्पताल आए हुए हैं। बिछिया गांव के चंद्रमा राम अपनी पत्नी के साथ भभुआ आ रहे थे। जीटी रोड पर उसरी के सामने तेज़ रफ्तार में पीछे से आ रही हंसराज बस जो है दोनों लोग को रौंदते हुए बस में फंसाकर कम से कम 150 मीटर की दूरी तक खींचते लेके चला गया, जिसमें चंद्रमा राम जी की ऑन स्पॉट डेथ हो गया। और उनकी पत्नी जो कि गीता देवी पूर्व जिला पार्षद भी रह चुके हैं, वो सीरियस हैं, वो ट्रामा सेंटर बनारस में अभी पहुंच गई हैं, भर्ती हैं, इलाज चल रहा है। और ये दोबारा दूसरी घटना है जीटी रोड पे। अभी 3 दिन पहले उसी जगह पे आधा किलोमीटर की दूरी पर दहियाओं के 2 बच्चों को वही बनारस जो बस आती है कुमार बस ने जो है रौंदते हुए दोनों बच्चों का ऑन स्पॉट डेथ हो गया था। वहाँ पे इंस्पेक्टर सारे लोग थे। ये घटना का मेन कारण है जो जीटी रोडों पर जो ट्रक और गाड़ियाँ जो खड़ी रहती हैं, तो बाइक वाले जो लोग क्रॉस करते हैं तो उनको आगे से पीछे से गाड़ियाँ दिखाई नहीं देती हैं। ये प्रशासन की लापरवाही है कि अभी घटना 3 दिन पहले हुआ है, रॉन्ग साइड से बस आ रही थी और फिर 3 दिन बाद उसी जगह पे थोड़ा आगे दोबारा घटना हो गया। लेकिन प्रशासन को चिंता नहीं है कि लोग मर रहे हैं सड़कों पे, और प्रशासन को कोई इसका जवाबदेही और चिंता नहीं है कि घटना हो रहा है। जानकारी क्या मिली? ये लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ये लोग बिछिया गाँव से आ रहे थे भभुआ दवा लेने के लिए, उसरी के सामने ये घटना हुआ है। क्या नाम था मृतक का? मृतक जो इनका नाम चंद्रमा राम, ये बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी थे बीएसपी के। और इनकी पत्नी गीता देवी
जो कि जिला पार्षद जब पहला बार चुनाव हुआ था 2000 में, उस समय जिला पार्षद रहे हैं। वो भी सीरियस हैं, अभी बनारस में। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये ग्राम बिछिया के रहने वाले हैं, हाँ। दुर्गावती थाना। दुर्गावती थाना। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सतीश यादव और पिंटू यादव, मैं बहुजन समाज पार्टी प्रदेश महासचिव हूँ। और आप लोगों के माध्यम से मैं प्रशासन को अपील भी करना चाहता हूँ कि पहले तो तत्काल इस परिजन को तत्काल जो मुआवजा मिलता है वो मुआवजा उपलब्ध कराया जाए, और दहियाओं की जो घटना हुई है, 2 बच्चे मरे हैं, उन बच्चों को भी मुआवजा उपलब्ध कराए। दोनों गरीब परिवार है, दलित परिवार है। और साथ ही प्रशासन ये तय करे कि जीटी रोड पर अनाधिकृत रूप से जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं वो गाड़ियां खड़ी न रहें। अगर गाड़ियां खड़ी हैं तो उनको तुरंत चालान हो, क्योंकि जो जीटी आधा रोड तो ट्रक और बसें खड़ी होकर रोड को छेके रहते हैं, तो इसीलिए बाइक चालक और पैदल चालकों का जो है कि ये दुर्घटना होता है और मौत होती है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। सहारनपुर जिला कारागार से 2 कैदियों की अचानक तबीयत खराब होने के बाद उपचार के दौरान मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कोतवाली मंडी के विचारधीन कैदी हुसैन बस्ती निवासी 30 वर्षीय हसन और जनपद हरिद्वार के 54 वर्षीय मेनपाल की अचानक तबीयत खराब हो जाने के बाद जेल प्रशासन द्वारा जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि यहां उपचार के दौरान दोनों कैदियों की मौत हो गई। जेल प्रशासन द्वारा मृतकों के परिजनों को सूचना देने के साथ विधिवत कार्रवाई शुरू कर दी है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। उन्नाव में श्री श्याम परिवार की ओर से रविवार को शहर में खाटू श्याम की परंपरागत निशान यात्रा धूमधाम से निकाली गई। खाटू श्याम की महिमा का गुणगान और जयकारे लगाते सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। रास्ते में कई जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत और पूजन किया गया। बाबा खाटू श्याम की शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। शहर में श्याम भक्तों ने 700 निशान लेकर यात्रा शामिल हुए। शहर के गांधीनगर स्थित माता दीन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जो गांधीनगर छोटा चौराहा, बड़ा चौराहा, आईबीपी चौराहा, हरदोई पुल, आवास विकास कॉलोनी होते हुए बाईपास स्थित मां अन्नपूर्णा देवी धाम में संपन्न हुई। इस दौरान भक्तों का उत्साह देखने लायक था। भक्त रास्ते भर नाचते घूमते नजर आ रहे थे। गीत संगीत का दौर चल रहा था। श्याम के भजन पर सभी नृत्य कर रहे थे। वहीं एकादशी का विशेष महत्व है। उन्होंने बताया कि खाटू श्याम की प्रतिमा स्थापित है। फाल्गुन महीने की एकादशी को ये यात्रा निकाली जाती है। वहाँ पर खाटू श्याम की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शहर में जगह जगह खाटू श्याम बाबा की यात्रा के दौरान श्याम भक्तों ने यात्रा में शामिल लोगों को प्रसाद भी बांटा। इस दौरान यात्रा में मुकुल अग्रवाल, हर्षित अग्रवाल, राजन कश्यप, बल्लू गुप्ता, कमल यादव आदि लोग मौजूद रहे। ये यात्रा हमारी अष्टम है, बाबा की अष्टम निशान यात्रा है। ये 8 सालों से लगातार हर वर्ष फागुन में निकाली जाती है। सभी श्याम प्रेमी इसमें झूम करके बाबा को निशान चढ़ाते हैं। जिसकी जो अरदास हो वो बाबा से करता है निशान के थ्रू, और हम लोग खुद भाव से और हर तरीके के गुलाल से, राधा कृष्ण की झांकियों से, और हमारी यात्रा हर साल विशाल से विशाल होती जा रही है। पिछली साल हमारी यात्राओं में 500 निशान चढ़े थे, इस साल हमारी यात्रा में 700 निशान चढ़े। ये हमारी आस्था का विषय है। हमारे अष्टम निशान यात्रा में बहुत सारे भाव होते हैं। हर भक्त अपने क्या कहते हैं बाबा से अपनी प्रीत लेकर के आता है, और ये मेन जो है 1 महीना जो होता है फागुन का होता है। श्याम बाबा का मेन मेला फागुन में लगता है, जो कि 11 मार्च से शुरू किया गया था, और ये 20 तक चलेगा पूरा 1 महीना। इसके अलावा भी कोई कार्यक्रम होता है क्या मंदिर में? इसके अलावा मंदिर में स्थापना दिवस होती है, जो कि मां पूर्णा देवी धाम बाईपास श्री श्याम मंदिर 28 अप्रैल को किया जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ देव उठनी एकादशी, इसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती है, कभी नवंबर में पड़ जाती है, कभी अक्टूबर में होते हैं। इस दिन बाबा का जन्मोत्सव होता है। ये सारे कार्यक्रम हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बहुत प्रेम से मनाते हैं। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां शिकारपुर कोतवाली में आगामी लोकसभा चुनावों तथा होली के पर्व को लेकर एसपी देहात की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कोतवाली क्षेत्र के समस्त ग्राम प्रधान एवं संभ्रांत नागरिक उपस्थित रहे। बैठक में एसपी देहात ने कहा कि होली पर तेज आवाज में डीजे ना बजाएं तथा शस्त्र लाइसेंस धारक अपने समय से शस्त्र जमा कराएं। थानों में गांव में होली पर यदि कोई व्यक्ति अवैध तरीके से शराब की बिक्री करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध कार्यों में लिप्त लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं आदर्श आचार संहिता का सभी नागरिक पालन करें। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने में प्रशासन की मदद करें। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी देहात बुलंदशहर रोहित मिश्रा का क्या कुछ कहना है। शांति समिति की बैठक का आयोजन किया है। किस किस प्रक्रिया लोगों को, प्रधानों को समझाइए, किस तरह से माहौल है?
ये आज शिकारपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांव के ग्राम पंचायतों के प्रधान जी लोग उपस्थित थे और अन्य सम्मानित व्यक्ति भी उपस्थित थे, जिनसे विभिन्न मुद्दों पर खास तौर पर जो हमारा त्यौहार आने वाला है, होली का त्यौहार, और जो रमजान चल रहा है इसको लेकर, और आगामी लोकसभा निर्वाचन को लेकर, चूँकि आदर्श आचार संहिता माननीय आयोग द्वारा घोषित कर दी गई है, लागू कर दी गई है, इन सब में वार्ता हुई। और इसमें चुनाव को लेकर इन लोगों से ये पूछा गया था कि कहीं कोई समस्या या किसी प्रकार का अपना सुझाव देना चाहते हो या कोई अन्य बात हो तो वो बताएं। उनके द्वारा ऐसा कोई बताया गया कि इनके क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से हमेशा दोनों त्यौहार, होली का भी और रमजान का भी होता रहा है, और यह इनको जरूर बताया गया कि कोई नई परंपरा नहीं शुरू करेंगे, और जो भी कार्य करेंगे, चूँकि माननीय आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है, तो पूर्व से ही अनुमति प्राप्त कर लेंगे। इसके अतिरिक्त निर्वाचन को लेकर यह बताया गया कि जो लाइसेंसी शस्त्र हैं अपने जमा करें, और साथ ही पुलिस और प्रशासन द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से जो आवश्यक विधिक कार्रवाइयाँ हैं अराजक तत्वों के विरुद्ध वो की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास इस समय 2 केंद्रीय सैनिक बल की कंपनी मौजूद है जनपद में, जो एरिया डोमिनेशन का भी कार्य विभिन्न थाना क्षेत्रों में नियमित रूप से कर रहे हैं। सर, जैसे होली का पर्व है, उस पर हुड़दंग करते हैं लोग, कुछ उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी पुलिस की तरफ से? होली के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न प्रकार के जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, और होली के दिन विभिन्न ट्रैफिक को लेकर, चूँकि एक बाइक पर 3 या 4 भी सवार हो जाते हैं या नाना प्रकार के नशे का भी प्रयोग कर लेते हैं, तो जिसके लिए विभिन्न सड़कों, चौराहों पर, तिराहों पर ड्यूटी लगाई जाएगी यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने के लिए, और जो हुड़दंग करेंगे या जो कोई अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पर्याप्त ड्यूटी लगाई जाएगी। थैंक यू। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से है, जहां मध्य प्रदेश के सबसे बड़े पत्रकार संगठन मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष शलभ भदौरिया के मार्गदर्शन में झाबुआ जिले के ग्राम थांदला में 17 मार्च को श्रमजीवी पत्रकार संघ ने होली मिलन समारोह, सदस्यता कार्ड व पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण किए गए। श्रमजीवी पत्रकार संघ का वर्ष 2024 का परिचय पत्र, पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र जिला अध्यक्ष मुकेश सिसोदिया, जिला महासचिव हरीश यादव की उपस्थिति में प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष शरद जोशी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने संगठन के नए सदस्य व वर्तमान वर्ष के सदस्यों को संगठन का परिचय पत्र पहनाकर संगठन को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए संबोधन में कहा कि संगठन को मजबूती के लिए सदैव जनहित में सेवा देने की बात रखी व कार्ड व नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में पूर्व प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष शरद जोशी, जिला महासचिव हरीश यादव, जिला अध्यक्ष मुकेश सिसोदिया, संभागीय उपाध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, संभागीय पदाधिकारी कमलेश बमनी मां सरस्वती का पूजन कर दीप प्रज्वलन किया। तत्पश्चात स्थानीय पत्रकार बंधुओं ने उपस्थिति अतिथियों का पुष्पमाला से अभिवादन किया। इस कार्यक्रम का संचालन सत्यनारायण शर्मा व आभार जावेद खान ने माना। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। सहारनपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा के द्वारा आने वाली लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अपराध को नियंत्रण करने के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी के अंतर्गत आज एक अवैध शस्त्र की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। इसी अभियान का अनुपालन करते हुए पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के पर्यवेक्षण में थाना कुतुबशेर प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर ने अपनी टीम के साथ आज एक अवैध शस्त्र की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। सहारनपुर के ग्राम चकदमपुर से होजखेड़ी को जाने वाले मार्ग पर बंद पड़ी फैक्ट्री से गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार होने वाले युवक अभियुक्त अनीस उर्फ मंचू पुत्र हनीफ उर्फ चिका निवासी ढोली खाल थाना कुतुबशेर तथा आसिफ पुत्र मोहम्मद हनीफ उर्फ चिका निवासी डोली खाल थाना कुतुबशेर के रहने वाले हैं और गिरफ्तारी के समय उनकी अवैध शस्त्र फैक्ट्री से 5 देशी तमंचा, 315 बोर, 2 देशी तमंचे, 12 बोर, 1 पूनिया, 315 बोर, 4 अर्धनिर्मित तमंचा मैनाल, 2 जिंदा कारतूस व 1 खोखा कारतूस, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 12 बोर, 14 पाइप अर्धनिर्मित, 12 बोर, 9 पाइपलाइन, 315 बोर तथा शस्त्र बनाने के अन्य उपकरण पाए गए। इसके बाद कार्यवाही करते हुए इन अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी सिटी सहारनपुर अभिमन्यु मांगलिक का क्या कुछ कहना है। जी हाँ, ये लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जैसे पुलिस पूरे सतर्क मोड में है, उसी के मद्देनजर रखते हुए हिस्ट्री शीटर से भी हमारे द्वारा निगरानी की जा रही थी और मुखबिर द्वारा कुतुबशेर थाने को ये सूचना दी गई कि कुतुबशेर थाने के अंदर ढोली खाल जो क्षेत्र लगता है उसमें 2 जो भाई हैं अनीस और आसिफ, इन पे 35 और 29 मुकदमे हैं और ये इन्होंने चुनाव के मद्देनजर रखते हुए इन्होंने एक वहाँ पे चकादमपुर और होजखेड़ी के रास्ते में इन्होंने एक टेम्पररी शस्त्र फैक्ट्री चला रखी है और इनका उद्देश्य ये है कि
चुनाव में जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनको इनको शस्त्र पहुंचाने हैं। डिमांड काफ़ी बढ़ गई है चुनाव को देखते हुए, और ये जो इसका सामान है वो शामली और मुजफ्फरनगर से भी लेके आ रहे हैं। जब 16-17 की रात्रि को इस पूरी शस्त्र फैक्ट्री को पकड़ा गया है तो इसमें कुल 12 अर्धनिर्मित और कंप्लीट शस्त्र बरामद हुए हैं, और शस्त्र बनाने के काफ़ी उपकरण बरामद हुए हैं, और आज इन मुलजिमों को वहाँ से मौके से पकड़ लिया गया है और कोर्ट के सामने इनको पेश किया जाएगा। तो क्या इसमें ये भी पता चल पाएगा कि किसको ये सप्लाई किए जाने के लिए बना है? जी नहीं, ये नहीं बताया गया, लेकिन मेरा मानना है जैसे ढोली खाल में काफ़ी एक्टिव थे और पहले भी इनके साथ काफ़ी सहयोगी रहे हैं, जो जेल में जा चुके हैं इनके साथ। तो मेरा मानना है कि इन्हीं लोगों को, असामाजिक जितने भी आपराधिक लोग हैं, इन्हीं को इनको शस्त्र प्रोवाइड कराने से। क्या चुनाव के मद्देनजर कहीं और सप्लाई कर चुके थे और कहां सप्लाई कर? जी नहीं, पूछताछ में बात पता चली है कि मुजफ्फरनगर शामली से इन्होंने अभी उपकरण वहाँ से प्रोक्योर किए हैं, और अभी इन्होंने बनाने स्टार्ट ही करे थे, तभी पुलिस ने आकर इनको पकड़ लिया। तो कितने लोग थे इसमें और कितने लोगों को फरार किए? नहीं, मैं कोई फरार नहीं है, 2 भाई थे जो बना रहे थे वहाँ पर, और इनके पास से बाकी जितने भी उपकरण है वही बरामद कर लिए गए हैं। क्या पहले भी ये अवैध शस्त्र फैक्ट्री बनाते हुए पकड़े गए हैं? अवैध शस्त्र, इनका आपराधिक इतिहास बहुत लंबा चौड़ा रहा है। इन पे 35 और 29 मुकदमे हैं। हिस्ट्री शीटर हैं कुतुबशेर थाने के। इन पे गैंगस्टर और जितने भी संगीन अपराध हैं उस अधिनियम में भी जेल जा चुके हैं। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में प्रेस वार्ता कर लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 एवं आदर्श आचार संहिता के पालन के संबंध में जानकारी दी। सहारनपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन एवं निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि भ्रामक खबरें प्रसारित करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश ने कहा कि आगामी चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है। प्रेस वार्ता में उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अर्चना द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र भी मौजूद रहे। सर, ये जो लोकसभा का चुनाव है, सहारनपुर में क्या-क्या व्यवस्था है, कितने मतदाता हैं और क्या इस बार की गई है? देखिए, जनपद सहारनपुर में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और एक सहारनपुर पीसी जो लोकसभा क्षेत्र है, आंशिक कैराना है। दोनों में 2708 मतदेय स्थल हैं। जहां तक मतदाताओं का सवाल है तो 25,97,593 है। और व्यवस्था की जहां तक प्रश्न है, जैसा कि मैंने बताया, हम लोग मतदान कराने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। हमारी समस्त व्यवस्थाएं लगातार जो माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उनके क्रम में क्रमवार जो चरणवार है वो हमारी तैयारी पूर्ण है। वोटर अपने किस तरह से अपने वोट को डाल सकता है कि कहां पर है, कोई इसके लिए ऐप यूज किया गया है? वोट, और इसके अलावा कि कोई अगर कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसके लिए भी क्या कोई? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। मेरा पुनः आपके माध्यम से अनुरोध है कि वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से कोई भी मतदाता अपना फोटो पहचान पत्र का नंबर अंकित करते हुए वह अपने बूथ और मतदाता सूची में क्रमांक को जान सकता है। दूसरा, इस बार माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने तकनीकी प्रयोग को और बढ़ाया है, जिसमें एक्सपेंडिचर सीजर मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसमें किसी प्रकार के मूवमेंट को एक तकनीकी रूप से उसको चेक करने की व्यवस्था दी गई है, जिसके अंतर्गत फ्लाइंग स्क्वाड्स और ये सब उसमें करेंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के लिए सी विजिल एक ऐप है, जिसके माध्यम से 100 मिनट के प्रोटोकॉल में आप कोई भी अगर शिकायत करता है उसको गंभीरतापूर्वक उसका निस्तारण किया जाएगा। और उसमें तकनीकी रूप से यह भी व्यवस्था है कि किसने कितना डिले किया, उसलिए वो उस प्रोटोकॉल का पालन कराए। 80+ मतदाता हैं, उनके लिए वोट डालने के लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए 2 प्रकार की व्यवस्था है। एक तो वो बूथ पर डाल सकते हैं, दूसरा उनसे सहमति ली जाएगी। यदि वो असमर्थ हैं या अपने घर पे डालना चाहते हैं तो उसको प्रोटोकॉल को जो निर्देश है माननीय निर्वाचन आयोग के, उसका पालन कराया जाए। इस बार जो भागीदारी है महिलाओं की कितनी है, क्या उसमें कुछ? निश्चित रूप से सुधार हुआ है। अब लोगों ने जो जेंडर रेशियो है, जो एज पर रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अनुरूप हम लोगों ने लगभग 12
वो बढ़ाया है। जो जेंडर रेशियो जैसे 781 था, अब 793 883 883 से 893 है इस समय। तो जो होना चाहिए वो उसको हमने अचीव किया है। युवाओं की भी बहुत बड़ी इस बार मतदाताओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए प्रयास किया गया है। और युवा और महिला हमारे लिए, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग मतदाता और सबको, हम लोग बुजुर्गों को 100 के ऊपर भी, हमारे 100 वर्ष के जो मतदाता हैं उसके ऊपर भी 706 थे। उसका हम लोगों ने सत्यापन कराया। उसमें से कुछ लोग, चुनिंदा लोग जो मृतक पाए गए, उसके लिए अलग प्रोटोकॉल है। और हमारे लिए एक ऐसे मतदाता जो 100 वर्ष के ऊपर हैं, वो आइकॉन के रूप में है हमारे लिए। लोकतंत्र के लिए वो एक बहुत शुभ संकेत है कि ऐसे मतदाता अपने वोट का प्रयोग करेंगे। सर, इस बार जो वोटिंग का टारगेट, ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट। देखिए, ये प्रथम चरण में हमारा, सुन लीजिए, प्रथम चरण में हमारा मतदान है। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक मतदाता सूची में परिवर्तन हो सकता है। वो प्रक्रिया हो गई है, क्योंकि अनाउंसमेंट हो गया है इलेक्शन का। इसलिए तो 10 दिन की अवधि में हमारे फार्म आए, वही प्रोसीड होंगे। अच्छा सर, क्या कितना वोट परसेंट लेकर चल रहा है प्रशासन, कितना पोल कर हो पाएगा? देखिए, इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन हम लोग का जो आंकड़े हैं 75% के आसपास हम लोग प्राप्त किए हैं, तो उसमें बढ़ोतरी होगी और आशातीत बढ़ोतरी की हम लोग संभावना रख रहे हैं। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सहारनपुर के पुलिस लाइन स्थित सभागार में पुलिस उप महानिरीक्षक अजय साहनी द्वारा सहारनपुर परिक्षेत्र में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियों के संबंध में प्रेस वार्ता की जाएगी। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक भी शामिल रहे। आइए जानते हैं इस विषय में डीआईजी अजय साहनी ने क्या कुछ बताया। सर, चुनाव को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? कितने संवेदनशील, कितने अति संवेदनशील और कितना फोर्स लगाया गया है और कहां डाउटफुल है? चुनाव को लेकर जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये जो तीनों लोकसभाएं हैं, प्रथम चरण में इनका चुनाव 19 अप्रैल को होना है। उसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं। जो माननीय निर्वाचन आयोग का निर्देश है उसके अनुरूप कुल 2623 मतदान केंद्र है, जिसमें से 823 मतदान केंद्रों को तीनों जनपदों में संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है और 130 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो हमारे किसी बॉर्डर के दूसरे प्रदेश से लगते हैं। इन पर विशेष सक्रियता बरती जा रही है। 209 मजरे ऐसे हैं जो वल्नरेबल माने गए हैं, चाहे जाति आधार पर, किसी धार्मिक आधार पर या किसी क्राइम के आधार पर या पिछले मुकदमों के आधार पर। वहाँ विशेष नजर रखी जा रही है जहाँ हमें लगता है कि चुनाव में कोई गड़बड़ी हो सकती है और इसके आधार पर 692 लोगों को ऐसा चिन्हित किया गया है जो पहले चुनाव में गड़बड़ी कर चुके हैं या अंदेशा है कि आगे भी कुछ कर सकते हैं। इन लोगों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में हमें पैरामिलिट्री फोर्सेज, अन्य प्रदेशों से पुलिस बल, पीएसी अलर्ट किए जा रहे हैं। काफ़ी मात्रा में पुलिस बल आ चुका है तीनों जनपदों में। पर्याप्त इनकी पेट्रोलिंग और रूट मार्च किया जा रहा है, जिससे लोगों को एक सुरक्षा का वातावरण मिले और अच्छे माहौल में वोटिंग हो। कई राज्यों से लगता है, तो ऐसे में सीमावर्ती इलाकों को लेकर क्या रहेगा? ऐसे में जो सीमावर्ती राज्य हैं, सभी राज्यों से कई स्तरों की मीटिंग कर ली गई है। हम लोग के स्तर से भी, एडीजी सर के स्तर से भी, थाना लेवल तक भी व्हाट्सएप ग्रुप शेयर किया गया है। अपने जो बैरियर हैं, जैसे कि हमारे जो राज्य हैं उनसे 32 अंतर्राज्यीय बैरियर और चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इन सब पे वायरलेस सेट रखा गया है। हर जगह वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और पीएससी इन बैरियर पर लगाया जा रहा है। अन्य राज्यों से भी बात करके ये सुनिश्चित कर लिया गया है कि उनके यहाँ से भी कितने पुलिस फोर्स मौजूद रहेगी। इस पर हम लोग विशेष नजर रखे हुए हैं। साथ ही जो 123 केंद्र अन्य राज्यों से हमारे लग रहे हैं, उन पर जितने भी हिस्ट्री शीटर और माफिया और हमारे वांछित लोग हैं, उनकी सूची हमने दूसरे राज्यों के साथ भी शेयर कर ली है कि वो लोग भी इसमें, अगर उनके यहाँ कोई सूचना है तो कार्य करें। जो सीमा से लगे हुए मतदान केंद्र हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? फोर्स पहुंचने सभी पे पैरामिलिट्री फोर्स लगा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो दूर हमारे सीमा से लगे हुए मतदान केंद्र हैं, उन पे एक लेयर की और सिक्योरिटी हम लोगों ने रखी है। इसके लिए हम लोगों ने क्लस्टर मोबाइलें बनाई हैं। करीब 478 क्लस्टर मोबाइलें हैं जो केंद्र से, जो हमारे जनपद मुख्यालय से दूर के सेंटर हैं,
या सीमावर्ती हैं, 2-2, 3-3 केंद्रों को एक गाड़ी कवर करेगी। इसके लिए क्लस्टर मोबाइल लगाई गई है ताकि हमारा उद्देश्य है हर 4 से 5 मिनट में एक कोई न कोई गाड़ी मतदान केंद्र पर अनिवार्य रूप से पहुंचे। इसके अलावा जो है 58 जोन और 478 सेक्टर में डिवाइड किया गया है सारी चीज़ें, और 39,085 शस्त्र लाइसेंस हैं इस समय तीनों लोकसभाओं को मिलाकर पूरे रेंज में, जिसमें से 4,443 जमा कराए गए हैं या निरस्त कराए गए हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने उसका अवैध प्रदर्शन किया है या उसका कोई आपराधिक कृत्य में प्रयोग किया है या उससे किसी को डराने धमकाने की कोशिश की है। साथ ही एक कमेटी बनी है जो ये निर्धारित करेगी किसके शस्त्र जमा कराए जाने हैं, किसके छोड़े जाने हैं। वो तीनों जनपदों में टीम बन गई है, वो टीम अपना कार्य कर रही है। और भारी मात्रा में करीब 96.5 लाख रुपए अभी तक अवैध कैश बरामद किया गया है, जो कि इनकम टैक्स की टीम को सूचित करके उन्हें सौंप दिया गया है। आगे भी अवैध शराब जो अन्य प्रदेशों से आती है उस पर भी काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई है और करीब 40 लाख रुपए की शराब अभी तक चुनाव प्रक्रिया के दौरान देसी या बाहर से आने वाली दोनों मिलाकर बरामद कर ली गई है। करीब 320 अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं, 2 शस्त्र की फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं और निरंतर इसमें कार्रवाई की जा रही है। हिस्ट्री शीटर को लेकर क्या है, कितने जेल के अंदर है, कितने बाहर हैं और कितने लापता है? करीब 4,087 हिस्ट्री शीटर हैं पूरे रेंज में, जिसमें से 500 के आसपास जेल में है और 315 ऐसे हैं जो लापता हैं 4,087 में से, जो बाहर गए, बॉम्बे गए, बंगाल गए, कहीं गए, ट्रेस किया गया, बाद में वो ट्रेस नहीं हो पाए और यहाँ भी नहीं मौजूद हैं। ऐसे लोगों के लिए भी हम लोग 1 तारीख से ये अभियान चला रहे हैं और हमारा पुलिस बल जो 1 तारीख से रूट मार्च कर रहा है 1 मार्च से, वो जो हिस्ट्री शीटर्स हैं उनके घर भी जा रहे हैं, उनको भी चेक कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत की जा रही है। डीआई सर, ये आचार संहिता का जो पार्ट है अभी शायद इन दुकानदारों ने नहीं पढ़ा है। कुछ होटल और रेस्टोरेंट वाले हैं जो देर रात्रि में शराब पिलवा रहे हैं और जो बार है वो आगे से तो बार को बंद कर देते हैं और पीछे से रास्ता खोल देते हैं और शराबें अंदर चलती रहती हैं। 12-1 बजे तक लोग बैठे रहते हैं। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। हमें केवल आचार संहिता ही नहीं बल्कि हर समय सीमा निर्धारित है, कितने बजे तक दुकानें खुलेंगी, प्लस शराब कहाँ बिकेगी उसकी सरकार द्वारा लाइसेंस दी जाती है। अवैध शराब कहीं नहीं बिकेगी और आपने जो चीज़ें बताई इसमें भी पुलिस कार्रवाई लगातार करती है। कोई स्पेसिफिक सूचना हो तो आप जरूर बताएं, उस जगह हम अलग से रेड करा के कठोर कार्रवाई। चुनाव में गड़बड़ी करने वालों के लिए क्या निर्देश आपने? चुनाव में जो गड़बड़ी कर रहे हैं ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। 114 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। 2029 लोगों के खिलाफ 107-16 में पाबंद कर दिया गया है। 30 लोगों को जिले से बाहर जिला बदर किया गया है और 242 के खिलाफ गुंडे की कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त रेड नोटिस भी हम लोग जारी कर रहे हैं और कोई भी अगर चुनाव प्रभावित करने का कार्य करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई पुलिस द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।